नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में समेकित खरपतवार नियंत्रण। नाडेप कंपोस्ट बनाने का तरीका और इसकी उपयोगिता। धान की खेती के बाद आमतौर पर किसान गेहूं की खेती करते हैं और इसके सफल उत्पादन में कई तरह की बाधाएं आती है, जिनमें खरपतवारों का प्रकोप अहम समस्या है। ये खरपतवार फसल को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की उपज में काफी गिरावट आ जाती है। अगर किसान सही समय पर खरपतवारों की रोकथाम कर ले तो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन कुमार से। भाइयों, गेहूं में जो है सो समेकित खरपतवार नियंत्रण जो है सो अच्छा पैदावार लेने, अगर किसान भाई का खेत खाली है उस समय अगर खेत में खरपतवार है तो उसको जो है सो रासायनिक विधि से हम लोग जो है शुरू की अवस्था में ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाई जुताई से पहले अगर खरपतवार खेत में दिखता है, दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बहुत सारे खरपतवार के जो बीज हैं वो गेहूं के जो बीज हैं उसके साथ मिलके जो है खेत में आ जाते हैं। तो जो भी हम लोग बीज खरीदे वो प्रमाणित संस्था से ही खरीदे, जिसका कि ग्रेडिंग और पैकिंग का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो गेहूं के फसल के लगाने के बाद 20 से 25 दिन बाद जो प्रथम सिंचाई के बाद जो है सो अगर खरपतवार खेत में दिखता है तो जिस किसान भाइयों ने अपने खेत में लाइन सोइंग कर रखी है गेहूँ की, उसमें तो अगर चाहे तो ग्रबर वीडर से जो है सो कमैनी करा सकते हैं। ग्रबर वीडर 2 लेबर जो है सो 1 एकड़ में सो 1 दिन में सो कमैनी कर सकता है। वो उससे जो है सो अच्छी तरह से कमैनी हो जाएगी। उसके अलावा किसान भाई जो है सो खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे रासायनिक विधि है, तो जैसे हम लोग गेहूं की बुआई कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि खरपतवार का खेत में नहीं उगे, उसके नियंत्रण के लिए हम लोग जो है सो पेंडिमेथिलिन दवा है उसको जो है सो बुआई के 72 घंटे के भीतर जो है सो खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो डोज है 5 से 6 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती के लिए अगर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार अगर खेत में दिखते हैं तो उसके लिए जो है सो हम लोग को रासायनिक विधि से जो है सो दवा जो है सो कार्बेंडाजोल जो है सो 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में यूज करके चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सक्रिय पत्ती है उसके लिए जो है सो सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन का जो है दवा का कंपोजिशन जो है खेत में जो है सो 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सो खेत में छिड़काव करके जो है सक्रिय पत्ती की जो खरपतवार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन का भी स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो है सो खेत में जो है सो उर्वरक जो है उसकी सही मात्रा में उपयोग करें। देखा यह जाता है किसान भाई जो है सो उर्वरक जो है सो अधिक मात्रा में उपयोग करने के कारण जिस उर्वरक की जितनी मात्रा फसल को लेने रहती है वो ले लेते हैं, बाकी जो है सो वो खरपतवार के बढ़ावा में जो है सो योगदान देते हैं। इसलिए हम लोग जो है सो गेहूं का बीज जैसे ही बोए उससे पहले अपने मिट्टी का जो जांच अवश्य करा ले। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना पोषक तत्व जो है सो मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और कितनी की आवश्यकता है। जितनी की आवश्यकता है उतना ही डालें, उसके अलावा डालने का जो है सो कोई ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कंपोस्ट बनाने का एक नया विकसित तरीका नाडीप विधि है, जिसे महाराष्ट्र के कृषक नारायण राव पांडरी पांडे ने विकसित किया है। इससे निर्मित खाद में फसलों के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसे काफी आसानी से किसान अपने घर ही बना सकते हैं। तो चलिए नाडीप कंपोस्ट बनाने की विधि और इसके लाभों के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन से। कृषक भाइयों, आज हम जानेंगे कि नाडीप विधि से आपकी कंपोस्ट या खाद कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे सर्वप्रथम अगर हमें नाडीप कंपोस्ट बनानी है तो हमें एक टांका बनाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम टैंक भी बोलते हैं। और इस टैंक को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी कि इसका आकार क्या होना चाहिए। ईंटों की सहायता से पक्का नाडीप बनाया जाता है, जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6x7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। और इसमें जो आपकी जो दीवारें बनेंगी, इसकी जो उनकी चौड़ाई होनी चाहिए दीवारों की, वो 9 इंच तक हम रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो कि इस टांके के बनाने में लगेंगी। तो टांके के बनाने के लिए जो सामग्री की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, फिर बालू की ज़रूरत होगी और सीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये पक्का बनाना होता है। टांका बनाते हुए कुछ मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप टांका बना रहे हैं तो इसमें छिद्र छोड़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो छिद्र हमें छोड़ने होते हैं वो हमें 1.5 फीट की दूरी पर छोड़ने हैं। और जब छिद्र छोड़ने की जो श्रृंखला होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर पहले जो आपकी रो है उसके 2 छिद्रों के बीच में दूसरी श्रृंखला के मध्य में उसको पड़ना चाहिए, और इसी तरह से दूसरी पंक्ति के जो 2 छिद्र के बीच में तीसरी पंक्ति की छिद्र उसमें आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किन किन सामग्री की हमें ज़रूरत होगी इसमें भरने के लिए, कौन कौन सी परतें हमारी उसमें डलेंगी। तो हमें जो चाहिए होगा एक टांके के लिए, जो मैंने अभी आपको आकार बताया, उसमें हमें आपका 1500 किलो आपका चाहिए कचरा, जो कि सूखा कचरा हो सकता है, जो आपके अभी जैसे खरीफ की फसल कटी है तो उसका जो अवशेष बचा है वो ले सकते हैं, तो 1500 किलो वो होना चाहिए। फिर आपका 1750 केजी आपकी छनी हुई मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है, वो हमें लेनी चाहिए। 100 किलो हमें इसमें चाहिए आपका गोबर और 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 3 किलो रॉक फॉस्फेट, आधा किलो आपका राइजोबियम कल्चर वाली खाद, फिर आपका आधा किलो हमें एजोडोबैक्टर, और जो पीएसबी जिसे फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमें 1.5 kg की आवश्यकता होती है। भराई से पहले टांके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टांके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए, तब दूसरी भराई करके टांके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नाडीप टांके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। फिर आप इसको 10 दिन के अंतराल पर इसको निरीक्षण करिए। 10 दिन के अंतराल पर निरीक्षण पर जब आप पाते हैं कि इन पर कहीं दरारें पड़ रही हैं, तो जब दरारें पड़ी है तो फिर से इसमें आपका जो गोबर और पानी का घोल है वो इसमें हमें डाल देना चाहिए और फिर इसको चिनाई कर देनी चाहिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो इसकी ऊंचाई है जो हम 9 इंच तक आपका भर दें, जैसे जैसे अपघटन होता रहेगा, डिकम्पोजिशन होता रहेगा, वो नीचे चली जाएगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो फिर से आप वैसी ही सामग्री और वैसी ही सतह से इसको दोबारा भर सकते हैं।
तो ये जो आपकी नाडेप विधि से जो कंपोस्ट है ये 100 से 120 दिन में रेडी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि एक टंके से आपको कितनी खाद इसमें उपलब्ध हो पाती है, तो 100 से 120 दिन में एक टंके से आप 25 से 30 क्विंटल खाद रेडी कर सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर हम इसे यूज़ करते हैं टाके को, तो 100 क्विंटल के करीब आपकी खाद इससे हम ले सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। अब फसलों में अगर इसके इस्तेमाल की बात करें, तो जैसे जो सामान्य फसल है आपकी, जैसे अगर हम तिलहन है या दलहन है या अनाज वाली जो फसलें हैं, इसमें हमें 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से हमें ये कंपोस्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर आपकी कोई सब्जी वाली फसल है तो इसे हमें 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। और अगर हमारे कोई फलदार आपके वृक्ष हैं तो प्रति पौधा हमें आपकी 15 से 30 किलो ये जो नाडेप विधि से बनाई हुई कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि हम कम गोबर में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खाद बना सकते हैं। और अगर हम इस तरह से बनाई हुई आपकी खाद इस्तेमाल करते हैं तो 1/3 जो आपका फर्टिलाइज़र या उर्वरक का सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाता है। और अगर लगातार हम इसे 5 वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं तो हम टोटल जिसे 100% ऑर्गेनिक या जैविक खेती बोलते हैं उसको अपना सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, यूं तो बकरी पालन कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। अगर किसान इसमें भी उन्नत नस्लों का पालन करें तो और भी अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इसके लिए किसान बकरी कौन सी नस्लों का पालन करें और इनकी देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं जिला मधुबनी के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से। बकरी पालन हमारे गरीब किसान भाइयों के लिए समझिए कि एक तरह के एटीएम का कार्य करता है। और जिस तरह से किसान खेती पर निर्भर है, खेती से उनको सालों भर आय नहीं प्राप्त होता है, लेकिन बकरी पालने से उनको जब भी किसी तरह की आकस्मिक पैसे की आवश्यकता होती है वो बकरी बेच के जो है कि उस समय उस आवश्यकता को पूरा करते हैं। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अधिकांश घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बकरी पालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही यह व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। ब्रीड की जहाँ तक बात है, हमारे राज्य के किसानों के लिए सबसे बढ़िया जमुनापारी ब्रीड होगा, जो कि काफ़ी ग्रोथ देता है। जमुनापारी के अलावा बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, सिरोही इत्यादि ब्रीड भी हमारे राज्य में पाए जाते हैं और उनका भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस ब्रीड को किसान पालते हैं तो चूंकि हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, एडेप्ट कर चुका है, तो बीमार कम पड़ने की संभावना रहती है। रही बात जो है कि देखभाल की,
तो आहारीय व्यवस्था की पहले बात कर लेते हैं। बकरी को जनरली हम लोग जानते हैं कि बकरी चरती है और फ्री में सब कुछ उसको मिलता है, फिर भी चरने के समय बकरियों का एक आदत होता है कि वो लंबा, आप देखें वो कभी ध्यान से, तो बकरी ऊंचा चर चर के खाना पसंद करती है। तो हम लोग वैसे छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं जिसमें बकरियां जो है कि चर के उनके पत्ते को खाए, और साथ में प्रॉपर और बढ़िया ग्रोथ के लिए हम लोग को उनको चरने के अलावा कुछ सप्लीमेंटेशन दाना भी देना आवश्यक होता है, जो कि हम एक प्रति वयस्क बकरी 250 ग्राम जो है कि दाना मानते हैं। दाना जो है हमारा स्थानीय उपलब्ध है, मक्का, गेहूं या किसी तरह का दलहन और खल्ली मिला के हम लोग सबको मिश्रित करके तैयार कर सकते हैं। हम लोग को ध्यान देना है कि उसमें नमक अवश्य हो, और साथ में जो है कि मिनरल मिक्सचर जो कि आसानी से उपलब्ध है पशु दवाखानों में, वहाँ से आप मिनरल मिक्सचर लेके प्रति बकरी 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन देते हैं, तो बकरी का ग्रोथ अच्छा होता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी का शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बेहद अनिवार्य है। बकरी के आवास के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके, और यह जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो। वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवा अच्छी प्रकार से मिल सके। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। घर जब बनाएंगे तो घर का जो है कि बीच का ऊंचाई 12 फीट के आसपास होना चाहिए, और किनारों पे कम से कम 7 से 8 फीट होना चाहिए। और प्रयास करेंगे कि ज़मीन जो जहाँ पे घर हम बना रहे हैं वहाँ पे आसपास के ज़मीन से ये कम से कम 2 से 3 फीट ऊंचा हो, एक प्लेटफॉर्म टाइप का हो। बकरियों को देखभाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उनसे हम लोगों को बच्चा लेना है, और वो एक बकरी खुद बढ़ेगी, और जब तक बच्चा नहीं होगा तो हमारा जो है कि बकरी पालन सफल नहीं होगा। तो बकरी का अगर खाना संतुलित रहेगा, उसको मिनरल मिक्सचर और नमक दिया जाएगा, तो समय से जिस तरह से गाय हीट में आती है उस तरह से बकरी भी हीट में आती है, और इसका भी साइकिल 21 दिन का होता है। 21 दिन में हीट में आती है, हम उसको प्रॉपर जो है कि बकरे से, अब तो कृत्रिम गर्भाधान बकरियों में भी उपलब्ध हो गया है, शुरू हो गया है, और तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तो किसी तरह से बकरी का अगर हम प्रजनन करवा देते हैं 21 दिन में, हीट का पहचान करके, हीट का पीरियड 12 से 36 घंटे का होता है जिसके बीच में हम करवाते हैं। रही बात बीमारियों की, तो बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। तो उस कड़ी में हम देखते हैं कि सबसे पहले बकरी चूँकि घास फूस खाती है, मिट्टी का लगा हुआ सामान हमेशा खाती है, तो हम लोग बकरी का क्या करेंगे कि डिवर्मिंग, कृमिनाशक दवा हर 6 महीना में, 4 से 6 महीना में एक बार देंगे, और जब भी कृमिनाशक दवा देंगे हम लोग एक लिवर टॉनिक उसको अवश्य देंगे। वैक्सीन है जिससे बकरी में आने वाली बीमारियों से, स्पेशली वायरल बीमारियों से बचा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है PPR। PPR में क्या होता है कि बकरी का पैखाना काफ़ी पतला हो जाता है, सर्दी जो है कि उसको होता है, और नाक भी चलने लगता है, पेट भी चलने लगता है, और बकरी खाना वाना छोड़ देती है। अगर समय उसका इलाज नहीं किया जाए तो उसका मृत्यु हो जाता है। तो PPR का वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार सरकार के द्वारा भी कराया जाता है। लेकिन जो बड़े बकरी पालक हैं उनका अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, उस समय उनके पास बकरी नहीं है, तो वो अपने स्तर से भी बाजार से लेके उस वैक्सीन को करवा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सहेलपुर, जिला कटिहार से पंकज रंजन ने। आप अपने खेतों में विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, जिसमें कई बार जंगली जानवर और आवारा पशु फसलों को खराब कर जाते हैं। आप इनसे फसलों की सुरक्षा के लिए किसी तकनीक के बारे में जानकारी चाहते थे। तो पंकज जी, आपकी जानकारी के लिए हम लेकर आए हैं सोलर फेंसिंग पर जानकारी। तो देखें और इसे अपना कर लाभ उठाएं। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, मैदानी क्षेत्र में चले जाए, ये जो आवारा पशु है, जंगली पशु है, इनकी जो तादाद है, इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये फसलों को इतना नुकसान करते हैं कि कई बार फसल बीजने के बाद कई बार किसान को बीज की मात्रा के बराबर भी फसल उपलब्ध नहीं हो पाती है।
किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। सोलर फेंसिंग भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये इस तरह सोलर फेंसिंग के साथ 3 या 4 फुट तक चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाए तो उससे जानवर अंदर नहीं आ सकता है। उससे ऊपर जैसे बंदर है या दूसरे कई जानवर, लंगूर है या और इस तरह के जानवर हैं जो छलांग लगा के क्रॉस कर सकते, तो उनके लिए हम सोलर फेंसिंग के प्रयोग से भी जानवरों को रोक सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे जानवर होते हैं, बंदर है, खरगोश है, कक्कड़ है, ये नीचे से बड़े आराम से अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए जो चेन लिंक फेंसिंग है बड़ी कारगर है, बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। और ऊपर जो हमारे पास 4-5 तारें जो है वो उनमें करंट होता है, वो हम सोलर जो पैनल लगाते हैं उससे बैटरी चार्ज होती रहती है और उसमें जैसे ही जानवर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसमें एक करंट का झटका लगता है, वो फिर हिम्मत नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा नील गाय है या बारहसिंगा है या घोड़ला है, ये जो है ये 5-6 फुट की छलांग भी लगा लेते हैं। तो अगर 5-6 फुट तक हमारी चेन लिंक फेंसिंग है या 3 से 6 फुट के बीच तक के हमारे पास चेन लिंक फेंसिंग है तो ये अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके बावजूद इस चेन लिंक फेंसिंग के साथ साथ हमारे पास कई बार पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके ऊपर से बंदर जंप लगा लेता है। तो कोशिश ये रहे कि इनके नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो ताकि बंदर उस पेड़ के माध्यम से अंदर आ सके, जंप लगा सके। और इसके साथ साथ और ऐसी झाड़ी ना हो जो तारों के कांटेक्ट में, संपर्क में आ सके, तो उससे बैटरी को थोड़ा नुकसान होता है। तो इस जहाँ जहाँ सोलर फेंसिंग लगी होती है इसके कांटेक्ट में इस तरह का कोई टहनी कांटेक्ट में ना आए या ऐसी कोई झाड़ी ना हो जो ग्रोथ लेके उसमें ना शॉर्ट होने का डर रहता है, उसमें बैटरी को डैमेज होता है। तो जब भी इस तरह की फेंसिंग लगानी है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और इन जो सोलर फेंसिंग के जो आप पोल देख रहे हैं इनके कम से कम 6 से 7 फुट की हाइट होना बड़ा ज़रूरी होती है। अगर इससे कम हाइट रखें तो जानवर कई बार अंदर आने की कोशिश कर लेता है। तो 7-1 फुट की हाइट तक हम इन पोल्स को रखते हैं। और ये फेंसिंग इस तरह की है कि एक बार लगाने से ये कई साल तक किसान का काम देती है। और इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है, सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सरकार के से सब्सिडी भी मिलती है। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। तो इस तरह के अगर फेंसिंग किसान लगाता है और कुछ समूह में भी कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी इस फेंसिंग को लगा सकते हैं ताकि वो अपनी फसल को जो बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयार की होती है उसको वो बचा सके। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों,
कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।